ओला एस्पिरेंट। ओला एक पोर्चुगीज वर्ड है जिसका मतलब है हेलो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्यों बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भारत आना चाहते हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय निम्नलिखित में से कौन थे? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया? निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक हैं जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था? विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? इन सारे यूरोपियन देशों में सबसे पहले भारत आते हैं पोर्चुगीज। समंदर के रास्ते अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए वो भारत पहुंचते हैं। सारे यूरोपियन देशों में सबसे पहले पोर्चुगीज ही भारत आते हैं और सबसे आखिरी में भारत को छोड़कर जाते हैं, यानी इनका पूरा साम्राज्य 450 सालों का है। सवाल ये है कि पोर्चुगीज ही सबसे पहले भारत क्यों आते हैं? पोर्चुगल और स्पेन वेस्टर्न यूरोप के हिस्से में है। देखा जाए तो यूरोपियन देशों में ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली उस वक्त इटालियन ट्रेडर्स और अरब ट्रेडर्स के पास थी। उस वक्त पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, वो खुद चाहते थे कि भारत पहुंचने के लिए एक अपना सी रूट एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि वो भारत के साथ स्पाइसेस में और खासकर पेपर में व्यापार कर सके। पोर्चुगीज अपना ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है बार्थोलोम्यू डियाज का। वो 1488 में पहुंचते हैं अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर, जिसका वो नाम रखते हैं केप ऑफ स्टॉर्म्स। माना जाता है कि वो पहले यूरोपियन थे जो अटलांटिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन पहुंचे थे। पोर्चुगीज अपने भारत की खोज को आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल वास्को डी गामा को एक्सपेडिशन के लिए भेजते हैं। वास्को डी गामा को 4 जहाजें दी जाती हैं, सैव ग्रैबियल, सैव राफल, बेरियो और एक स्टोरेज शिप। इन चारों जहाजों के माध्यम से वास्को डी गामा अपना एक्सपेडिशन शुरू करते हैं और ये पहुंचते हैं अफ्रीका के सदर्न टिप पर केप ऑफ स्टॉर्म। ये केप ऑफ स्टॉर्म ही है जिसका आगे चलकर नाम बदलकर रखा जाता है केप ऑफ गुड होप। ये नाम दिया गया था पुर्तगाल के राजा द्वारा किंग जॉन II। ये इसलिए ताकि पोर्चुगीज सेलर के अंदर वो ऊर्जा एनर्जी आ सके ताकि वो सकारात्मक तरीके से भारत पहुंच जाए। वास्को डी गामा की अगर हम समुद्री यात्रा देखें, केप ऑफ गुड होप के बाद जब वो आगे यात्रा में जाते हैं तो बार बार अफ्रीका के तटों पर लौट कर आते हैं। लेकिन जब वो कीनिया पहुंचते हैं और कीनिया में मोम्बासा, तो वहां एक नेविगेटर से उनकी मुलाकात होती है। नाम होता है अहमद इबिन माजिद। इसकी मदद से वास्को डी गामा डायरेक्ट भारत पहुंच जाते हैं। 1498 वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं भारत के तट पर कालीकट, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यहां पर हिंदू राजा जम्मोरिन या समुद्री या मन्ना विक्रमा, जिसे कह सकते हैं, वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा राजा जम्मोरिन को बहुत सारे गिफ्ट्स यानी कि तोहफे देता है, लेकिन राजा जम्मोरिन को कोई भी तोहफा प्रभावित नहीं कर पाता। वास्को डी गामा देखता है कि वहां पहले से ही बहुत सारे अरब ट्रेडर्स हैं। 1499 में वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल की तरफ रुख करता है और उसका जितना भी एक्सपेडिशन में खर्चा हुआ होता है उसका वो 60 गुना लाभांश भारत से कमाकर जाता है। इससे ये तो क्लियर हो गया है कि भारत के साथ व्यापार करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। यूं तो पोर्चुगीज जब भारत आए थे तो उनका 2 ही लक्ष्य था, भारत के साथ स्पाइसेस में ट्रेड और क्रिश्चियनिटी का विस्तार।
लेकिन आगे चलकर ये व्यापारी किस तरह शासक बनते हैं, इसी पे हम चर्चा को आगे लिए चलते हैं। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आते हैं। अब पोर्चुगीज का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो व्यापारी नहीं, शासक बनना चाहते हैं, यानी स्टैडो द इंडिया। इसका मतलब होता है पोर्चुगीज स्टेट इन इंडिया। और इसी को स्वरूप देने के लिए अब पोर्चुगीज हर 3 साल पर एक गवर्नर भारत भेजते हैं। पोर्चुगीज गवर्नर की चर्चा करें तो सबसे पहले गवर्नर आए थे फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। अल्माइडा का कार्यकाल भारत में था 1505 से लेकर 1509 तक, और इनको भेजा था किंग मैनुअल I ने। उन्होंने कहा था कि अल्माइडा को भारत में पोर्चुगीज को मजबूती देनी है और अरब ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय करना है। अल्माइडा ने 1505 में फोर्ट एंजिडीवा का निर्माण किया, जो है अंजदीप आइलैंड, कर्नाटका में। अल्माइडा एक पॉलिसी लेकर आते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि कार्टेल सिस्टम। किसी भी देश का व्यापारी जहाज अगर इंडियन ओशन में आता है तो उसे एक नेवल पास दिया जाएगा, और उसके लिए उसे पोर्चुगल को एक फीस देनी होती थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की देखें और मैप से समझें तो सबसे ज्यादा घाटा हो रहा था कैलिकट के राजा जम्बोरिन को, गुजरात के सुल्तान को, और वहीं अरब ट्रेडर्स यानी इजिप्ट में मामलुक सल्तनत को। इसीलिए आगे चलकर 1509 में होता है बैटल ऑफ ड्यू, जहां अल्माइडा लड़ते हैं 3 कंबाइंड आर्मी से, जिसमें होते हैं राजा जम्बोरिन, सुल्तान ऑफ गुजरात एंड ममलुक सल्तनत ऑफ इजिप्ट। इन तीनों को हराकर अल्माइडा पोर्चुगीज के साम्राज्य को स्थापित करते हैं। 1509 में ये पहले पोर्चुगीज बनते हैं जो समंदर के रास्ते बॉम्बे पहुंच जाते हैं। अगले गवर्नर जनरल आते हैं अल्फांसो डी अल्ब्रुकी। इनका कार्यकाल होता है 1509 से लेकर 1515 तक। इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, यानी सीजर ऑफ द ईस्ट। 1510 पर ये गोवा पे कैप्चर करते हैं और हराते हैं आदिल शाह ऑफ बीजापुर किंगडम। 1511 पे ये मलक्का पर हमला कर उसे भी जीत लेते हैं। अगर हम पूरे इंडियन ओशन को देखें तो ये अलग अलग जगहों पर विजय हासिल कर लेते हैं, जैसे कि मलक्का पोर्ट इंडिया चाइना ट्रेड रूट, कोलंबो पोर्ट पर भी ये कब्जा करते हैं, पर्शियन गल्फ ओमरूज आइलैंड पर ये कब्जा करते हैं, और रेड सी के पास आइलैंड ऑफ सोकोटारा पर भी ये कब्जा करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अल्फांसो इंडियन ओशन के कनेक्टिंग सारे पॉइंट्स को अपने अधीन कर लेते हैं। गवर्नर अल्माइडा की पॉलिसी में हम देखते हैं कि वो पोर्चुगीज की नेवल सुप्रीमेसी के ऊपर ध्यान देते हैं। अल्फांसो नेवल सुप्रीमेसी के ऊपर ध्यान देने के साथ ही एक कल्चर यानी कि एक सेटलमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। वो पोर्चुगीज को इस बात की परमिशन देते हैं कि वो नेटिव इंडियन के साथ शादी कर सकते हैं। वो लोकल लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कराते हैं। सती सिस्टम को वो बैन कर देते हैं और पोर्चुगीज को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो जमींदार, ट्रेडर, आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन के रूप में वहीं पर भारत में सेटलमेंट करें। यही गवर्नर अल्फांसो हैं जो चाइना के साथ भी व्यापार को स्थापित कर लेते हैं। अगले पोर्चुगीज गवर्नर आते हैं निना दी कुन्हा, जिनका कार्यकाल होता है 1529 से 1538। 1530 में ये ट्रांसफर कर देते हैं हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचीन टू गोवा, और गोवा बन जाता है इंडिया में पोर्चुगीज का कैपिटल। 1537 में बहादुर शाह, जो कि गुजरात के किंग होते हैं, इन्हीं के टाइम पर पोर्चुगीज उन्हें मार देते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज पर्सनालिटीज जो भारत भ्रमण के लिए आए थे। उनके नाम हैं डुराटो बरबोसा। ये एक पोर्चुगल राइटर थे और एक ऑफिसर भी थे। विजयनगर एम्पायर इन्होंने विजिट किया और उस वक्त
विजयनगर एम्पायर के किंग थे कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया के एम्पायर को विजिट करने वाले दूसरे पोर्चुगीज ट्रैवलर का नाम था डोमिंगो पेस। तीसरे व्यक्ति का नाम है फर्नांडो नूनीज। ये एक ट्रैवलर थे और हॉर्स ट्रेडर थे। इन्होंने भी अपना समय विजयनगर एम्पायर में बिताया था। पहली बार विजयनगर एम्पायर के राजा वेंकट II ने ही पोर्चुगीज को अलाउ किया था कि वो विजयनगर एम्पायर में एक चर्च की स्थापना कर सकते हैं। 1662 में प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगल कैथरीन की शादी हो जाती है चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड के साथ और दहेज यानी डाउरी में पोर्चुगल बॉम्बे दे देता है इंग्लैंड को। अब हमारे देश में अगले आते हैं डच। डच क्यों भारत आए और क्या हुआ, इसके लिए आप देखिए हमारा अगला वीडियो। और ऐसे और हिस्ट्री वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।